सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मीर तकी मीर क्या खूब कह गए हैं कि जी का जाना ठहर रहा है, सुबह गया या शाम गया। सो खबर यह है कि पीडीएम का जाना ठहर गया है। ये शोर वैसे तो देर से मचा था कि पीडीएम का किस्सा तमाम हो चुका है, लेकिन पीडीएम वाले थे कि मान ही नहीं रहे थे। लेकिन आज पीडीएम के सरबराह ने बादल नाखास्ता इसका एतराफ कर ही लिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और एएनपी पर तंज के तीर बरसाते रहे और दूसरी तरफ इन्हें मुज़ाकरात की पेशकश भी करते रहे। कहा कि तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी बाप के बाप से वोट लेगी, फिर भी मुज़ाकरात की दावत देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब चिड़िया खेत चुग चुकी है, अब पछताए कुछ नहीं होने वाला। वाकिफाने हाल का दावा है कि नून लीगी क़यादत ने पीपल्स पार्टी के बयानात पर सख्त रद्दमल देने की हिदायत कर दी है। दोनों पार्टियों में ताने, तिश्ने, शिकवा, शिकायतों की सूरत मुंह से आग लगाने का सिलसिला तो पहले से जारी है, लेकिन अब शुनीद है कि आने वाले दिनों में नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी के हरीफों के मुकम्मल रूप में नजर आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान का आज फरमाना यह था कि पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, वो अपने फैसले पर नजर सानी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जराए की खबर यह भी है कि पीडीएम व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन एहसन इकबाल ने एएनपी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इस ग्रुप से ही निकाल बाहर किया है। एएनपी के मियां इफ्तिखार और पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा, शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ को ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। जब मोहब्बतों का आलम यह हो तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि वापसी की क्या सूरत बन सकती है। अब पीपल्स पार्टी पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफे दे चुकी, बल्कि बिलावल के शोकॉज नोटिस को फाड़ने और टुकड़े टुकड़े करके फेंकने को देखकर तो तजियाकार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे पीडीएम के मुंह पर दे मारे हैं। अब सेनेट में अपोजिशन लीडरी के नाम पर अपोजिशन में क्या धमाचौकड़ी मचेगी, ये इसकी पेशगोई करना कोई मुश्किल नहीं है। एहतजाज और धरने की वजह से आम शहरियों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना है क्योंकि अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर हुई है। हुकूमत इस सूरत हाल से कैसे निपटेगी, पहले हम इस पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं असद खरल, बाबर डोगर। असद खरल साहब, ये जो अलामा साद रिजवी साहब वाला मामला है, उनकी इस तरह अचानक गिरफ्तारी है, ये हुकूमत ने कुछ मिस हैंडल नहीं किया? जब पहले मुज़ाकरात करते रहे, टाइम भी लिया, फिर अब मुज़ाकरात कर सकते थे, ये क्यों इस तरह से हुआ है? और यानी पीडीएम खत्म होती है तो हुकूमत खुद एक नया मसला क्यों खड़ा कर लेती है? देखिए उसामा साहब, जिस तरीके से मुल्क भर में जो जलसे जुलूस प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह रोड बंद हैं, मोटरवे, जीटी रोड, शहरों में जिस तरह ये सारा आलमोस्ट पाकिस्तान जिस तरह एक पैरालाइज हुआ है, और जिस तरह आपने कहा उनको गिरफ्तार अगर ना करते, अलामा साद रिजवी के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ थाना शाहदरा में 780 यानी इस्ताद दहशतगर्दी की दफात भी उस मुकदमे के अंदर शामिल है, वो मुकदमा किया। फिर उनके और उनके दीगर साथियों के खिलाफ 6 और मुकदमा। और अब तक मेरा मकसद कहने का ये है, अर्ज करने का, कि ये देखिए अब ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रही, जो मरीज हैं, अब देखिए रिकॉर्ड हलाकतें हुई हैं और इस तरह से मसाइल बढ़ रहे हैं, सड़कें बंद हैं, ट्रैफिक जाम, लोग आ जा नहीं रहे। शुरू से ये तो अजीब मसला बन गया है। मसला मैं बताता हूँ, आपने कहा था कि हुकूमत इसको हैंडल नहीं कर सकती थी, वो कहते हैं मैं क्या सख्त बात है। फिर इतलात ये हैं अभी एक माहिर कानून है अजहर सदीक साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था 1 घंटा पहले का है, उनके मुताबिक ये है, मैं अभी ट्वीट पढ़ रहा था, उनके मुताबिक ये है कि तहरीक लबैक जारसुल्लाह के अमीर अलामा साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है। ये अजहर सदीक साहब आपको पता है टॉक शोज में भी आते हैं। खैर साहब, मेरी कुछ सीनियर ऑफिशियल मैं उनको इसलिए कोट कर रहा हूँ, मैं इसकी थोड़ा मैं इसकी तस्दीक या नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैं ऐसा मेरी पंजाब गवर्नमेंट के कुछ सीनियर ऑफिशियल से बात हुई है, उन्होंने इसकी बिल्कुल सख्ती से तरदीद की है और ये है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है कि वो इनको सख्ती से पेश आएगी। वो लोग जो धरना दे के बैठे हुए हैं यहाँ, वो ट्रैफिक साहब, मुझे मैं आपकी बात माजरत के साथ, आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ठीक है, मैं गवर्नमेंट का दे रहा हूं साहब को वो ट्वीट जी डिलीट करना चाहिए, अवाम में गलत अगर इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं तो मेरा ख्याल है जिम्मेदारी का मुजाहरा। उम्मीद है कि जो भी उसामा साहब बात ये है, शेख रशीद साहब अगर बयान दे रहे हैं, वजीर दाखिला बंकर में बैठ के बयान दे रहे हैं, देखिए अगर बंकर में वजीर दाखिला, ठीक, अच्छा खरल साहब, मैं चाह रहा हूं अब ये जो पीडीएम का मामला है, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने
फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? एक तरफ उन्होंने ताने भी दिए हैं पीपल्स पार्टी को, अवामी नेशनल पार्टी को, कि जी ये इन्होंने क्या किया, लेकिन साथ कह रहे हैं कि जी हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ये क्या, पहले तो कहा जा रहा था कि नून लीग बड़ी सख्ती से निपटेगी पीपल्स पार्टी से, एएनपी से, लेकिन अब वो उनको अभी भी ज़रूरत है इसकी, पीपल्स पार्टी की, एएनपी की, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी भी प्लीज़ आ जाओ, वापस आ जाओ। ये मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? सामा साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीडीएम गई बाढ़ में, वो तो दफन हो चुकी। फातह खानी आपस में जूतियों में दाल बांट रही, उसके ऊपर आप टाइम ज़ाया ना करें। आज मसला जो अगर है डोगर साहब, बात मैं भी करूंगा, आज मसला क्या है? जो आपने कहा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एम्बुलेंस के अंदर लोग सड़कों पे रोड ब्लॉक है, मरीजों को लेकर नहीं जा पा रहे, आप जिंदगियां लोगों की अजीरन हो गई हैं, सड़कें ब्लॉक हैं, रास्ते ब्लॉक है, पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही, इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, पुलिस वाले जो है वो बेचारे छुपते फिर रहे हैं, गाड़ियां पुलिस की छुपा दी गई हैं। हमारे जो इदारे हैं, आज हमारी रियासत जरगमाल बनी हुई है, वो बैंकरों में बैठकर अगर शेख रशीद ये बयान दे रहे हैं कि हम इनसे निबट लेंगे, उनका नुकसान किसको भरना पड़ रहा है? अगर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, नुकसान अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अगर डोगर साहब कह रहे हैं, पंजाब हुकूमत कह रही है हम छोड़ेंगे, बिल्कुल ठीक, ये नहीं कहा कि हमने, आपका पॉइंट आ गया, उनका ठीक है। अच्छा, मैं अवाम के जानो माल के जो भी कर रही है, आशिकाने रसूल हैं वो, और हमारी जाने कुर्बान है उन पे। इस पे देखे जो आज हम ये यहाँ पे ब्लैक आउट बना के बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, इंडियन मीडिया के जरिए, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए वो खबरें ट्विस्ट करके भेज रहे हैं। और आज अगर हम नहीं देंगे खबरें उसामा साहब, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना, कहाँ आजादी सहाफत? पाकिस्तान के अंदर क्या मीडिया जरगमाल है? अच्छा, आज हम उनकी तारीख को खरल साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं जिस तरह कर रहा हूँ हुकूमत का, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमने बात कर ली। देखिए दीगर भी जाना है, वो भी हमने शामिल करनी है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट है, हमने जो दीगर मामलात हुए हैं उन पर भी बात करनी है। उम्मीद करते हैं कि ये मामला हल किया जाएगा, खुशउस्लूबी से हल हो जाएगा। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये जो अब फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद फिर कमर जमान कारा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उससे तो लग रहा है कि ज्यादा अग्रेसिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और फजलुर रहमान साहब या नून लीग को भी रियलाइज हुआ है कि हमने कह तो बहुत कुछ दिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, नोटिस भी भेज दिया, लेकिन अब उनको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के बगैर, एएनपी के बगैर तो चारा नहीं है, तो लिहाजा इसलिए कहा जा रहा है कि जी हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आ जाएं, हमने तो जवाब ही मांगा है, आप दे दें। तो ये आपको लगता है कि कुछ इसमें कामयाबी होगी, पीपल्स पार्टी, एएनपी दोबारा सोचेगी वापसी का? उसामा साहब, पीडीएम टूट चुकी है। पीडीएम में आज एहसन इकबाल साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल है पीएमएलएन के, उन्होंने आज पीडीएम का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें से एएनपी और पीपल्स पार्टी को रिमूव कर दिया है, उनको निकाल दिया है। रिमूव करना ये इसका मतलब ये है कि वो अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है, उनको पीडीएम से निकाल दिया गया है। एएनपी ने तो पहले फैसला कर दिया था कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो किसी भी पॉलिटिकल अलायंस का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपना इलेक्शन अलहदा से लड़ेंगे। फिर पार्टी को आज पीएमएलएन ने व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया पीडीएम के, इसका मतलब ये है कि अब वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। तो इसमें अब दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। जिस तरह से एक दूसरे पे गोलाबारी बसा रहे हैं, ये जिस तरह से एक दूसरे पे तनकीद की जा रही है, अब तो मुझे लग रहा है कि अपोजिशन आपस में आगे लड़ेगी। ये अब पार्टी और नून लीग में कंपटीशन होगा कि बड़ी अपोजिशन कौन है। ये पीडीएम अब जो है वो किस्सा माजी बन चुका है। अब नून लीग जो है, अब तो नून लीग ये तैयारी कर रही है कि आगे हमने पीडीएम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए माइनस वेव पार्टी, हमने लॉन्ग मार्च करना है, कब करना है, इस पे भी मुशावरत हुई है, इस पे भी मीटिंग हो रही है। और उसमें एक चीज़ क्लियर है, पीडीएम नून लीग को तो बड़ी क्लियर है कि अब पे पार्टी के साथ उनके रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। पे पार्टी अलहदा और नून लीग और पीडीएम अलहदा। आगे लॉन्ग मार्च करना है तो कब करना है, ये भी इस पे भी मुशावरत हुई है। जो मेरी बात है वो ये है कि जनाब ये अब अक्टूबर और नवंबर में सोच रहे हैं कि जाके हम लॉन्ग मार्च करेंगे, क्योंकि मई जून जुलाई में तो बड़ी शदीद गर्मी होनी है। इतनी गर्मी में ना लॉन्ग मार्च होना है और ना इस कोई धरना दिया जा सकेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब शहबाज शरीफ कल तारीख पड़ी है, शहबाज शरीफ को अगर कल बेल हो जाती है, वो बाहर आ जाते, तो मुझे तो लग रहा है कि धरना शरना भी कोई नहीं होना। इस्तीफे तो शहबाज शरीफ ने पहले ही कह दिया कि वो इस्तीफों के खिलाफ है, तो इस्तीफों वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया। आगे धरना जो है, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ वैसे ही धरने की सियासत पे यकीन नहीं करते। तो जो लग रहा है
पीडीएम ख़त्म, पे पार्टी और नून लीग के अपने अपने रास्ते। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग जो है, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में इनके अंदर भी इख्तिलाफात होंगे, ये आपस में भी लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग आपस में लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान धरने की बात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च की बात करेंगे, जो कि शहबाज शरीफ ने नहीं करना। तो आप देखेंगे कि आगे पीडीएम मजीद टूटेगी और सारी अपोजिशन जो है वो बिखर जाएगी और हर एक अपनी अपनी सियासत करेगा। जी जी ठीक। अच्छा, अब असद खरल साहब, ये तो बाबर साहब ने तो एक और बड़ी बात बता दी है, आप भी ये बातें करते रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का वो सारी बातें दुरुस्त हुई, लेकिन ये बताएं कि असल में तो वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा लेना था, मकसद ही ये था। आज मौलाना साहब ने कहा है कि हम तो बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये आपस में लड़ पड़े। तो ये अब तो एक दूसरे के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे। कहाँ इमरान खान से इस्तीफा लेना था, आज वक्त यह है कि इस्तीफे ये लोग दे रहे हैं और वो भी एक दूसरे के कबूल नहीं कर रहे। उसामा साहब, इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। और मैंने कहा पहले भी, मैं कुल खाने भी पढ़ी, ख़त्म शतम दिलवा चुके हैं। पीडीएम एक मुर्दा घोड़ा है, किस्सा पैरीना हो चुका है, कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ, आपको फिर भी सवाल करते हैं, मुझे जवाब देना पड़ता है। पीडीएम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और पीडीएम की जो एग्जिस्टेंस थी, जिन्होंने जो फ़ायदा लेना था ले लिया, इसको बतौर टिश्यू पेपर हर एक ने यूज़ किया। किसी ने फ़ायदा ज़्यादा उठा लिया, किसी ने कम उठा लिया। कनामस विद ईच अदर ये इकट्ठे जब होते थे इसलिए हुए थे कि अपने अपने करप्शन केसेस बचाने के लिए एक हाइप क्रिएट, जिसे कहते हैं 1-1 और 2-11 और 3-33, ये 9 जमातों का गैर फितरी इताअत था। इसमें हर एक का अपना अपना मफाद था, जिसका जितना मफाद निकलता गया वो साइड लाइन होता गया। अब मामला ये है कि जो बंदा बेनिफिशरी है, अब मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी खुद से इनको धक्के मार रही है, इनको पिछाड़ रही है। वो कह रही है कि जान छोड़ो भाई हमारी, हम आपके साथ नहीं हैं, हम आपको कि क्या नहीं करते। मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ, जो बिलावल साहब ने, जो जरदारी साहब ने इनके लत्ते लिए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने शोकाज की दुर्गत बनाई या फाड़ा है, और जिस तरह उसको फेंका है, और फिर जो सीईसी की कमेटी के अंदर जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानब से जो बयान आए हैं, जरदारी साहब की जानब देख ले, बिलावल साहब की जानब से देख ले, राजा परवेज अशरफ की जानब से देख ले, फिर दूसरी तरफ जवाबी जो हमले किए गए हैं नून लीग की जानब से, इसके बाद भी वो, और एएनपी ने जिस तरीके से उनको कहा कि आप कौन होते हैं, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि वो तो इदारों को और सिविलियन जो मुलाजम है उनको दिए जाते हैं, पार्टियों को शोकाज नहीं होते। अब ये मरियम साहबा छुप रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उसका जवाब देंगे, तो आप जब छेड़खानी करते हैं तो आप जवाब भी आप खुद दें। मामला ये है उसामा साहब, ये जो पीडीएम है ना, ये एक मुर्दा घोड़ा है। अब इसके साथ कुछ मामला नहीं है, हर बंदे ने जिस चीज और पीपल्स पार्टी ने इसको यूज किया। नहीं, इसमें जान डाल सकती है असद खरल साहब, जान इस तरह डाल सकती है कि पीपल्स पार्टी से इस्तीफे मांगे थे, तो अब नून लीग, फजलुर रहमान साहब, ये पार्टियां इस्तीफे दे दें। वो कब देंगे? वो नहीं देंगे। उनको तो पंजाब हुकूमत प्लेट में पीपल्स पार्टी की उनको छेड़ बना लिया है। पीपल्स पार्टी कहते हैं पंजाब हुकूमत गिराएं, आ जाए, उधर से भागते हैं वो कहते हैं इस्तीफे आप दे दें। पीपल्स पार्टी ने यही कहा ना कि आप इस्तीफे दे दें। हमने तो आखिर में कहा था ना, आपको जल्दी है। नून लीग और फजलुर रहमान को वो कहते हैं कि आपको जल्दी है तो आप जरा इस्तीफे दें। मरियम साहबा ने कहा था कि हम मुंह पे दो जो मारेंगे, वो एमएनए ने जो मुंह पे मारने थे, वो जो इस्तीफे थे, वो किधर गई बात। फिर 165 का फिगर दिखाया था और डोगर साहब ने यहाँ पे चैलेंज दिया, मैंने भी साथ उनको दिया कि सिर्फ 2 इस्तीफे मरियम साहब आपने चचा का और अपने कजन हमजा शहबाज का दिखा ही दे, सिर्फ ऐसे ही दिखा दे। कैलबरी फंड की मास्टरमाइंड है, जाली बना के दिखा दे। 2 इस्तीफों के वाले से गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर उन्होंने क्या कहा था, वो दिखा था ना कि उन पे मुंह पे जाके मारे। वो आज तक मुंह पे मारने के लिए स्पीकर साहब छुपते फिर रहे हैं कि कहीं मुंह पे ना मार दे वो। उसके बाद 165 का फिगर मैंने नहीं कहा था, मरियम साहब ने कहा कि 165 आ गए, तो आप पीपल पार्टी के मुंह पे मार दें। वो कह रही है कि इस्तीफे दे दें फजलुर रहमान साहब और आप इस्तीफे दें। फिर वो कह रहे हैं कि आप लॉन्ग मार्च करें। हमने कब आपको रोका है? आपने कितनी उसके लिए तैयारी की है? आपने एमएनए एमपीए से जो डब्बा रखा है, ये बड़े हमने तो वो कहते हैं पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च खबरें ये चलाई गई हैं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमने तैयारी की लॉन्ग मार्च के लिए, उसका अमली इक़दाम हमने किया। जी मरियम साहब कहती थी, असद खरल साहब ठीक, अब मरियम साहब कहती थी कि हमें जरूरत ही नहीं पीपल्स पार्टी की, नून लीग काफी है, फजलुर रहमान साहब खुद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, जरूरत ही नहीं किसी और की, ये उन्होंने खुद कहा। तो अब महमूद खान चकजई साहब से बात भी हुई मौलाना फजलुर रहमान की, उन्होंने कहा जी कोई आए ना आए, हम तो अब ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है बाबर डोगर साहब
कि क्या अब अलग अलग ऑपोजिशन होगी, अलग अलग धरना होगा, अलग अलग लॉन्ग मार्च होगा? ये मौलाना साहब कह रहे हैं कोई और आए ना आए तो अचकजई साहब मौलाना साहब निकलेंगे, आप कह रहे हैं नून लीग नहीं आएगी, जब मतलब शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर आ जाते हैं और सब चीज़ें वो संभालते हैं तो वो तो निकलेंगे। तो हर कोई अपने अपने तरीके से हुकूमत के खिलाफ सब हैं, लेकिन तरीके फ़र्क हैं और वो फिर जारी रहेंगे तरीके। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में रहकर हुकूमत के खिलाफ चलेगी, निकालने की कोशिश करेगी, मौलाना साहब सड़कों पर धरना देकर, और शहबाज शरीफ जो है वो दोनों तरफ से साथ चलेंगे। उसामा साहब, शहबाज शरीफ ने जेल से ये पैगाम पहुंचा दिया पूरी PMLN को, पूरी PMLN की लीडरशिप को, कि कोई ऐसी बात ना की जाए जो बाद में पूरी ना हो सके। ख़ास तौर पे लॉन्ग मार्च और धरने और इस्तीफ़ों के हवाले से बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया है कि जनाब लॉन्ग मार्च धरने की ना कोई तारीख दी जाए, ना कोई इस तरह का नारा लगाया जाए। मतलब मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं ईद के बाद जनाब हम जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे या धरना देंगे। राना सना से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि यार ये किस तरह से पॉसिबल है। मई में ईद के बाद मई जून जुलाई में तो टेम्परेचर 40-45 तक चला जाता है। इस इतनी शदीद गर्मी में कौन वर्कर हमारे साथ बाहर निकलेगा, कौन धरना देगा, कौन लॉन्ग मार्च करेगा? तो नून लीग तो फ़िलहाल अभी रिलैक्स कर रहे हैं, वो तो किसी इस तरह के मूड में नहीं है कि कोई धरना दिया जाए या लॉन्ग मार्च किया जाए। फ़िलहाल अगले 3-4 महीने तो ये मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, और ना ही वो इस तरह की बात करेंगे। हाँ, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आप देखिए कि गवर्नमेंट के कौन से एरियाज हैं जिनको हिट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को टारगेट करें, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन धरने या लॉन्ग मार्च की फ़िलहाल कोई बात नहीं की जाएगी। ये स्ट्रेटजी है नून लीग की। तो अगले 4-5 महीने नून लीग की लीडरशिप ये समझती है कि वो ना वो लॉन्ग मार्च का महीना है ना वो धरने के महीने। तो डॉक्टर साहब इस्तीफे दे देना, पीपल पार्टी कह रही है कि इस्तीफे आप जरा सर शहबाज शरीफ तो ओपनली खिलाफ है, उसने कहा जी इस्तीफे जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो हम ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इनकी खाम का हाइप क्रिएट करके बैठे हैं। उसामा साहब, इस वक्त हुकूमत को अगर खतरा है ना, जो मैं देख रहा हूँ, उसामा साहब ये जरा बात गौर से देख लें। आज अगर हुकूमत को खतरा है तो वो PDM से खतरा नहीं है, ना नून लीग से खतरा है, ना पीपल्स पार्टी से खतरा है, ना JUIF से खतरा है, ना वो लॉन्ग मार्च करेंगे, ना वो धरना देंगे, ना वो इस्तीफा देंगे। 2023 तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, ये बात लिख लें। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब पे भी कोई बात नहीं है, ये उसके पीछे आएंगे, ये उसके पीछे आएंगे। जो लिबरल जो है ना, ये भी उसके पीछे आएंगे और उसको आगे करेंगे, जिस तरह वकला तहरीक को नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया था अपनी सपोर्ट में। आपको पता है ना, जब अदलिया की बहाली की तहरीक चली थी तो उसके पीछे कौन था। तो मामला ये है कि ये चीज़ें ये खौफनाक है। अगर हुकूमत जो है इस चीज़ को एमिकेबली सेटल ना किया, इस चीज़ के ऊपर अगर काबू ना पाया, तो ये वो काम है जिसको हुकूमत नहीं संभाल सकती। हुकूमत नहीं संभाल सकती। हुकूमत को इस चीज़ों को फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर आला पंजाब को, KPK के वज़ीर आला को इस जमात के साथ बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। अवाम की जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाना चाहिए, और जो अमलाक का नुकसान हो रहा है, जो कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, ये किसके सर पे होगा? हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस चीज़ के ऊपर काबू पाए, और अगर हुकूमत ने बर वक्त इसको अच्छे तरीके से हैंडल ना किया तो ये मामला जो है हुकूमत के लिए बहुत बड़ा। गवर्नमेंट इस पे उन्होंने कमेटीज बनाई हैं और वो इसको डॉक्टर साहब जो सड़कों पे हालत, जो फील्ड में, जो पूरे पाकिस्तान में क्या सूरत हाल इस वक्त? बस सर बिल्कुल आपकी बात, क्या हम झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के? झूठ बोलने के लिए हमें कहा गया कि हम झूठ बोल रहे हैं। लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से जिस तरह से एम्बुलेंसेज हैं, जिस तरह से रात को। डॉक्टर साहब हुकूमत का क्या काम है, रियासत का क्या काम है? रियासत कहाँ एग्जिस्ट कर रही है आज मुल्क के अंदर? अगर लोगों का काम है तो मुज़ाकरात के जरिए हल होना है ना, उनकी क़यादत से मुज़ाकरात किए जाए। अगर किसी ने क्राइम किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर सड़कों से लोगों को बाहिफाजत निकालना है तो किसकी जिम्मेदारी है? आज किसकी जिम्मेदारी है वो? आज लोग अगर एम्बुलेंस में मर रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बार वक्त दफ्तरों पे नहीं पहुंच रहे, अपने काम पे लोग नहीं जा रहे, पहले कोरोना का स्मार्ट लॉकडाउन है, दूसरी ये मामलात आ रहे हैं, तो ये हुकूमत को इन चीज़ों को अल्टीमेटली एमिकेबली सेटल करना पड़ेगा, और नहीं सेटल करेगी तो ये एक्सप्लॉइटर ग्रुप जो है और मुल्क दुश्मन कूतें भी ऐसी तरीकों में आ जाती हैं। आपको पता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब हम खामोश इतना ज़्यादा नहीं चीज़ें दिखा रहे, इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इस सारी चीज़ को जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं
क्या वो चीज़ें वापस आ जाएंगी? क्या जो पाकिस्तान के इमेज बना था वो वापस आ जाएगा? ये भी तो बात एक रियलिटी है ना। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस पे निगोशिएट करती और तहम्मुल से, आराम से इतनी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको इस्तेमाल करती, बारगेनिंग चिप करती। बाल खल साहब ये तो मामला साथ साथ चलता रहेगा। असल इशू जो है वो अब ये है कि पीडीएम तो टूट गई है आज, उसका तो आपने अभी कुल्हू वल्लाह उसकी पढ़ ली, ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूं। अब खान साहब, मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब बड़े लकी हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको अपोजिशन भी मिली तो इस तरह की मिली कि जो इकट्ठे मिलकर चल ही नहीं सकती। और एक चीज़ अपोजिशन ने तो साबित कर दी है, बिल्कुल उन्होंने डॉटन ये चीज़ साबित कर दी है कि जनाब ये कोई इमरान खान को हटाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, ये कोई किसी सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा था। वो ये एजेंडा था कि नैब से किस तरह से बचा जाए, ये जो अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, ये माल किस तरह से जो है इसको बचाया जाए, और इसी एजेंडे पे ये इकट्ठे हुए थे और ये एजेंडा उन्होंने किसी हद तक हासिल कर लिया, ये आप मानेंगे? बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ। लेकिन इमरान खान को गिराना हो तो पंजाब हुकूमत का स्टार्ट कहती है पीपल्स पार्टी आए, और सब नहीं गिराना, वही मैं कह रहा हूँ। इमरान खान को नहीं गिराना इन्होंने, इनका एजेंडा, इनको पता है इमरान खान ने इनसे नहीं गिरना, इनको पता है कि इमरान खान को ये नहीं गिरा सकते। इनका सिर्फ मकसद ये था अपनी करप्शन बचाना, वो इन्होंने किसी हद तक बचा ली है, ये आप मान लें। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा ख्याल टाइम ब्रेक का हो गया है। अब पता चला। अब पता चला। जहांगीर तरीन साहब का मामला मजीद गंभीर हो गया है। एक तरफ नजर आ रहा है कि 40 से 50 लोग पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ हैं और वो कह भी रहे हैं कि हम इमरान खान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म से टाइम ले रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और मीडिया में आकर भी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने तो एक कदम और आगे उठा लिया है और बरतानवी हुकूमत तक को खत लिख दिया है कि जो भी असासे हैं, ना सिर्फ ये कि जहांगीर तरीन के बल्कि उनके खानदान के जितने भी असासे हैं, 8 मिलियन पाउंड का घर भी बताया जा रहा है, नहीं कोई 80 लाख पाउंड पाकिस्तानी तो अरबों रुपया बन जाएगा। तो इसकी भी तफसीलात, दीगर जो भी असासे हैं वो सब बताए जाएं। अब ये तो बाबर डोगर साहब ऐसे लग रहा है कि हुकूमत तो और आगे जा रही है, बजाय इसके कि कोई बीच का रास्ता निकलता या जिस तरह दबाव आ रहा था वो तो पीछे हटने की बजाय अब तो मामला बैनुल-अक़वामी हो गया, बरतानिया तक पहुंच गया है। उसामा साहब, ये वही घर है जहाँ पर इमरान खान साहब खुद कई दफ़ा जाके ठहरे हैं और ये वही त्यारा है जिस पर इमरान खान साहब ने सारे इलेक्शन की कैंपेन की है। कोई ऐसी नई चीज़ उसमें नहीं है जिसका इमरान खान साहब को पहले पता नहीं था और अब आके पता चला है। मेरा सवाल ये है कि जब जहांगीर तरीन का त्यारा इस्तेमाल हो रहा था, जब बरतानिया में जाके इमरान खान साहब उस घर में ठहरते थे, जब ये सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे थे, ये चीनी उस वक्त भी बिक रही थी, 2013 में बिक रही थी, 2014 में बिक रही थी, 2018 में भी बिक रही थी। तो उस वक्त ये ऑब्जेक्शन रेज किया जाना चाहिए था, उस वक्त पूछा जाना चाहिए था कि जनाब देखिए, जो चीज़ ये नहीं हो सकता कि जब आपके फ़ायदे में है, जब वो आप कैंपेन चला रहे हैं तो उस वक्त ये सारा कुछ हलाल है और अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं तो अब ये सारा कुछ हलाल है, हराम है। ये उस वक्त भी सारा कुछ इसी तरह से था, उस वक्त भी सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। अब खान साहब को अपने मशीरों की तरफ देखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खान साहब को अपने लेफ़्ट राइट देखना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं। जहांगीर तरीन के साथ जो लोग उनके साथ जाके बैठ रहे हैं या जो उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग, खान साहब आपकी गवर्नमेंट से उस तरह से खुश नहीं हैं, महंगाई पे आप काबू नहीं पा सक रहे, जो बेरोज़गारी है, जो आपने लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में हूँ कि हर एक की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सारी कैबिनेट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो भी ये जो सवाल हैं ये सबसे पूछे जाने चाहिए, ये अपोजिशन से भी पूछे जाने चाहिए, ये गवर्नमेंट से भी पूछे जाने चाहिए। यही बात जो है मेरी बेताशा वो लोग जो जहांगीर तरीन के साथ जाके खड़े हुए, मैं उनसे जो बात करता था वो कहते हैं जी जहांगीर तरीन ये कहते हैं कि जनाब मुझे इससे नहीं है, आप फिर एक कमेटी बना दें
वो मेरा पूरा ट्रायल करे, मेरे पूरे असासों की तफसीलात जो है मैं उनको दूंगा बिल्कुल, लेकिन ये काम फेयर होना चाहिए और सबके साथ होना चाहिए। मेरा तो ये पहले दिन से है कि मैं जब अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी भी हो रही थी, मैं और खरल साहब यहाँ पे बैठ के हम तो उस पर भी आवाज़ उठाते रहे हैं कि जनाब ये एक तरफा है, अगर अकाउंटेबिलिटी होनी है तो फिर हर एक की होनी चाहिए। अगर पंजाब में नून लीग की हो रही है तो वहाँ पर PTI का जो 5 साल गवर्नमेंट रही है KPK में, उसकी भी होनी चाहिए, फिर पार्टी की भी होनी चाहिए। ये सियासतदान हमसे वोट मांगने आते हैं तो इनको अकाउंटेबल भी होना चाहिए। मैं मरियम की भी इस इस्तेदाल को नहीं मैं मानता कि जनाब मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है या नैब मेरे पीछे डलवा दी है। बीबी, अगर तुम्हारी 1440 कनाल जगह है और तुमने ये कहा था कि जनाब मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर तुम्हें तो जवाब देना पड़ेगा। हर वो बंदा जो वोट मांगने आता उसको जवाब देना पड़ेगा। पॉलिटिकल भाई जो उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसके बेनामीदार है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता है असद खरल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब, उनका पता लग गया सारी जायदादों का, उनके बच्चों की, उसका क्या हो गया? जरदारी साहब का था, और इतने पार्लियामेंटेरियन हैं, फैसल वाडा हों, बेशुमार, यानी आधे पार्लियामेंटेरियन शायद आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं। तो आप क्या कर लिया जिनका पता चल गया उनके खिलाफ के बाद जहांगीर तरीन के पीछे हो गए? देखिए उसामा साहब, ये क्यों एक्सक्यूज नहीं? एक चोर डाकू पकड़ा जाए थाने में और वो कहे जनाब आप फलां भी चोर है, फलां भी चोर है, उसने 10 डाके मारे, उसने 30 मारे, उसको 40 मारे हैं, पहले उसको पकड़े फिर मुझे पकड़े, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मामला ये है कि जो डोगर साहब बात कर रहे हैं, जो जहांगीर तरीन बात कर रहे हैं, ये बात को ज़रा समझें। जहांगीर तरीन ये जो कह रहे हैं ना डोगर साहब, इससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब उनका जहाज़ इस्तेमाल कर रहे थे और जब उनके घर में जा रहे थे उनको पता था। उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, उस वक्त इमरान खान इनको नहीं पता था, उस वक्त FIA उनके नीचे नहीं थी, उस वक्त उनको इनाम 8 लाख पाउंड के घर में ठहरे थे, उस वक्त उनको नहीं पता था ये घर कहां से बना है, इनाम नहीं आ सकता। उस वक्त FIA उनके नीचे नहीं थी, उस वक्त उनकी इंक्वायरी, उस घर में ठहरना जायज था, उस जहाज में सफर करना जायज था उस वक्त। मैं ये पता होना चाहिए था कि ये पैसा कहां से आ रहा है। अगर जहाज में वो बैठते थे, उसके घर में जाते थे, लेकिन इमरान खान को इनाम तो नहीं हो सकता ना कि ये जहाज हराम के पैसे का है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का है, ये घर जो है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से बनाया है। अब इमरान खान को अगर पता लगा है तो वही नून लीग और पीपल पार्टी जो उनको ताने मारती थी कि इमरान खान की ATM है जहांगीर तरीन, आज इमरान खान ने अपनी ATM खुद अपने हाथ से बंद कर दी। तो ये चीज़ आप डिस्क्रेडिट में ना बनाएं। दूसरी बात यह है कि उस वक्त चाहिए था नवाज शरीफ साहब को जो वज़ीर आज़म थे, उस वक्त चाहिए था उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को या एहसन इकबाल को और FIA को कि वो जहांगीर तरीन साहब को पकड़ती, उनके बाहर के एहसासों की खोज लगाती, यहाँ पे पकड़ती। आप खुद अभी प्रोग्राम में कह रहे थे चंद दिन पहले कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद मुझे बताया कि मैं बेबस हूँ, और ये जो शुगर एसोसिएशन वाले जो जुवेद कियानी है जो वाइस चेयरमैन है और सारे, क्योंकि शहबाज शरीफ बेनिफिशरी थे, रमज़ान शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल्स, ये सारे मामला। मरियम साहबा के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि 1480 कनाल ज़मीन, करोड़ों रुपए के शेयर, जी सारी चीज़ें। मरियम साहिबा डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी, मरियम साहिबा चेयर करती थी इजलास, मरियम साहिबा वाइस प्रेसिडेंट है, वो खातून खाना नहीं है, इसलिए उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। पीपल्स पार्टी की भी हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जहांगीर तरीन साहब की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन जहांगीर तरीन के साथी और उनका ये मुतालबा है, जो आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, उसामा साहब भी यकीनन इसको इंडोर्स करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हो मेरे साथ, मेरी अकाउंटेबिलिटी हो पूरी को, लेकिन साथ वही पैरामीटर सुन, वही पैरामीटर सारों के साथ अप्लाई किए जाए। यही पैरामीटर जो मेरी मिल के साथ किए जा रहे हैं वो बाकी मिलों को भी किया जाए। ये इख्तिलाफात कुछ और है, इसकी वजह कुछ और है। अगर अकाउंटेबिलिटी है ना तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो यही बात वो कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मॉनिटरी की भी होनी चाहिए, फिर सभी को कटहरे में आना चाहिए। ये कह देना कि जनाब इनकी भी होगी, कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जिसकी हो रही है उसकी हो रही है। मतलब ये नहीं है ये कह के जनाब उसका जब तैयारा था तो उसका पता नहीं था, उसको इमरान खान साहब बच्चे थे, दूध चूसने लेते थे, उनको पता ही नहीं था ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मैंने उस वक्त ट्रिब्यून में खबर लगाई थी, उसामा साहब मेरी बात ट्रिब्यून में खबर लगाई थी कि खान साहब में डायरेक्टर है त्यारे के हवाले से, JDW के हवाले से, वही खबर नीले पीले चैनल उसके अखबारों ने रिप्रोड्यूस करके लगाई जब ये PTA के सारा मामला चल रहे थे। हम हर वक्त क्रिटिक हैं, हम जो बात है उस वक्त भी लिखी है, मीडिया पे चीजें हैं,
रिकॉर्ड पे है, पब्लिक डोमेन पे है। जहां गिरती के साथी ये कह रहे हैं कि सारों के साथ बिल्कुल सही पैरामीटर एक किया जाए, मेरी बात साहब सबके साथ इंसाफ करे। वो अगर हुकूमत में है। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले मुख्तसरन बाबर डोगर साहब, क्या ये बातें मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी थीं? तब ऑयल जिस तरह से हमने देखा, तब भी क्राइसिस आया था पेट्रोलियम का, कोई इंक्वायरी उस तरह से नहीं हुई जिस तरह आज हो रही है। शुगर मिल का तब भी था, ये सब कुछ तब भी था, आज हो रहा है। इसी तरह अगर डॉक्टर आसिम का मामला आया था तो जरदारी सब उनके साथ खड़े होते थे। राना मशहूद का मामला आया, नून लीग साथ खड़ी होती थी। राना सनाउल्लाह का अगर मॉल्टोन में वो कत्लेआम होता है तो यानी हुकूमत साथ देती थी अपने लोगों का। ये नहीं हो रहा अब, ये तो आप माने उसामा साहब, ये सारे जो सवाल जहांगीर को दिए गए ना, ये वो सवाल थे जब PMLN सुप्रीम कोर्ट में गई थी जहांगीर के खिलाफ, तो इन्होंने नून लीग ने यही सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे। इन सवालात की बुनियाद पर ही वो नाअहल हुए। अब वही सवालात जो है, उसके बाद इमरान खान साहब उसके साथ जहांगीर के साथ खड़े हुए, 2018 का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त ये सवाल एग्जिस्ट कर रहे थे। ये कोई नए सवाल नहीं है। नून लीग ने क्यों एक्शन नहीं लिया? नून लीग ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन ले लिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं, FIA का एक्शन तो सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है ना। FIA ने वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा जी हमने एक्शन इसलिए लिया कि विक्टिमाइजेशन का कांसेप्ट आएगा। मुझे एक बात बताया, उसके बाद इमरान खान ने उसी जहांगीर को ज़राई पैकेज का हेड भी बनाया, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी ठहरे, वो PTI के मामलों को देखते रहे। शाम को वापस आ जाए, इन्हीं सवाल सर, ये भूला नहीं है, इतना भूला नहीं है, ये मामला कुछ और है, इख्तिलाफात कुछ और है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से खान साहब जो है वो क्या खान साहब ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ? क्या ये उन्होंने नहीं कुछ किया जो उनके बारे में कोई पैडिंग हो रही है? क्या खान साहब को खुद से चीजें बना रहे हैं? डॉक्टर साहब बात इस तरह ना सर, ये सवाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक और बड़ा अहम मामला है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मरदमशुमारी की कि मुल्क में अगर हुई भी कई 20 साल बाद तो वो भी मुतनाज़ा हो गई। अब कहा जा रहा है दोबारा से मरदमशुमारी होगी। किस तरह से प्लानिंग हो सकेगी उस मुल्क की जिसमें मरदमशुमारी ही ना सही तरह हो सके? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने ऐलान किया है कि अब फिर नई मरदमशुमारी होगी, क्योंकि सबको इस पर एतराज़ हो गया था 2017 में जो मरदमशुमारी हुई, और 2023 के इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। अब उस मुल्क का क्या हाल होगा जहां पर आप सही तरह से मरदमशुमारी न करा सकें? वो प्लानिंग क्या होगी? यहाँ पता ही नहीं कहां पर कितने लोग हैं, आबादी कितनी है, मर्द और ख़वातीन कितने हैं, बच्चे बूढ़े कितने हैं, उनके बुनियादी कवायद क्या हैं, तभी तो उनकी ज़रूरियात क्या हो सकती हैं, किस इलाके में क्या क्या बुनियादी ज़रूरियात की ज़रूरत होगी उस आबादी के मुताबिक। तो ये सब कुछ हो ही नहीं सका। बहरहाल जो अभी मरदमशुमारी हुई 2017 में, उसके नताइज सामने लाने का भी फैसला हो गया है, लेकिन अब 2023 के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे होंगे। और ये कहा गया है असद उमर की तरफ से कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में नई मरदमशुमारी का आगाज़ हो जाएगा। 18 महीने तक अमल जारी रहेगा, 2023 के शुरू में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो असद खरल साहब, ये बड़ी बात है। क्या हम ये समझ लें कि अब नई मरदमशुमारी पर एतराज़ नहीं होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबको इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि 20 साल बाद हुई थी पिछली मरदमशुमारी, 20 साल बाद, और वो भी मुतनाज़ा। देखें उसामा साहब, जो मरदमशुमारी हुई इस पर पहले दिन से एतराज़ कर रही है MQM, जो हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी है। वो ये कह रही है कि कराची जो है, जो हमारा जो शेर है उसमें कम कर दिया गया। रूरल सिंध का ऑलरेडी उनका ये रोना है कि पहले भी हमारी जो अर्बन की सीटें हैं उस पर भी इंटीरियर सिंध के लोग काबज हो जाते हैं, डोमिसाइल बना के कराची, यानी शहरी नौकरियां भी वो ले जाते हैं, और इंटीरियर सिंध के वाले से जो कोटा है वहाँ पे भी वो नौकरियां ले जाते हैं। अभी रिसेंटली जो भी कोई बोर्ड बनता है, जो भर्तियों की लिस्ट आती है, हमसे वो शेयर करते हैं आज भी MQM के लोग कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी जो आबादी उसको कम दिखाया गया, हमारी आबादी से कई गुना ज़्यादा है। अब मामला ये, जो असद उमर साहब चूँकि कराची के रहायशी हैं, असद उमर साहब या PTI भी यकीनन चाहेगी कि कराची की जो आबादी है जितनी है उतनी उसको दिखाया जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है, आपको पता है जिस तरीके से ये मरदमशुमारी होती है, तो मरदमशुमारी के वक्त जो इंतज़ामी जो मशीनरी होती है वो जो सूबे की होती है, जो वफाक में जो हुकूमत होती है, सारा दारोमदार मरदमशुमारी तो महकमा शुमारी का, तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन हो, वो चंद लोग होते हैं और चंद दिनों के लिए वो आते हैं, लेकिन जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी होती है, जो इंतज़ामी मामलात होते हैं, जो सरकारी मशीनरी होती है, वो सूबा या वफाक जो होता है उसके सारी कंट्रोल में होती है, और उसकी
डिज़ायर के मुताबिक की शुमारियात महकमा तो एक ऐसे ही एक छोटा सा एक महकमा है जिसकी इतनी ना तो तादाद इतनी ज़्यादा है, ना उनके पास रिसोर्सेज, ना वसाइल है। वो आएंगे तो वो मरूने मुनत होंगे उस वफाकी और सूबाई हुकूमत के। अब सिंध हुकूमत जो है उन्होंने जिस तरह कराची की आबादी को काटा, जिस तरीके से उन्होंने इंटीरियर सिंध की आबादी को बढ़ाया और कराची को कम ज़ाहिर किया, कई लाख कई बल्कि करोड़ से भी ज़्यादा आबादी जो उसको काट के रख दिया गया। अब मामला ये उस हवाले से कोटा है, उस हवाले से शेर है, उस हवाले से डेवलपमेंट है। तो पीटीआई और एमक्यूएम अलाइज भी हैं और ये एक रियलिटी भी है। अब एतराज़ तो ज़ाहिर बात है पीपल पार्टी उठा देगी। पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी अगर कराची की असल आबादी दिखा दी जाए, उसमें एमएनए की सीटें ज़्यादा आ जाएंगी, एमपीए की ज़्यादा आ जाएंगी, उसमें डेवलपमेंट फंड का शेयर ज़्यादा आ जाएगा, एनएफसी के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से। तो इंटीरियर सिंध का जो पूरा बजट जहाँ पे उन्हें खाना है, जो खाबे मारने हैं, जहाँ पे उनकी सीटें हैं, वो तो अभी ज़िला अपना देख लें नए बनाने के लिए सारी वो जो उन्होंने सारी अमेंडमेंट सारी लाए हैं अपना, जहाँ पे उनको पता था कि कराची में चूंकि पीटीआई है, यहाँ पे एमक्यूएम आ गई है और जमातें आ रही है, हमारा शेयर कट रहा है, तो उन्हें एक नया ज़िला वहाँ पे खांचे बनाने के लिए वो मेयर चूंकि उनका नहीं था। तो मामला ये है कि ये फिर भी इतराज़ उठेंगे। लेकिन ये बात ठीक है उसामा साहब, ये खुश आइंद बात है कि वाकई अगर क्या इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एमक्यूएम पहले सुप्रीम कोर्ट में इस वाले से गई है, कई साल से वो उनका दरीना मुतालबा है, पीटीआई भी इस पर अगर मान रही है और बाकी जमातें भी मान रही हैं, तो जारी बात है पीपल्स पार्टी तो नहीं मानेगी। वो तो नहीं चाहेगी कराची की असल आबादी शो की जाए, क्योंकि अर्बन की असल आबादी अगर आ जाती है, हैदराबाद की असल आबादी आ जाती है, खासतौर पर कराची का इशू है, तो इंटीरियर सिंध के पास तो पीछे रह ही नहीं कुछ रहा। सिंध में पीपल पार्टी हुकूमत बना ही नहीं सकती फिर, तो वो तो शोर मचाएंगे, आप देख लें। अच्छा, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं अपनी जगह ठीक होगी, लेकिन जो पिछली मर्दमशुमारी हुई है उस पर तो पीपल्स पार्टी को भी इतराज़ है। असद उमर तो कह रहे हैं कि अब वही पार्टी यानी पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं कि वो पार्टी इतराज़ कर रही है जिसकी हुकूमत थी उसकी निगरानी में हुए। तो बाबर डोगर साहब, अब कैसे ये यकीनी बनाया जाएगा कि अब जितनी भी हुकूमतें हैं वो सब, चाहे जितनी भी पार्टीज़ हैं, उनको कोई इतराज़ ना हो, क्योंकि अभी इसमें बड़ा पैसा लगता है, बड़ा वक्त लगता है, और पहले तो आईनी तौर पर जब होनी चाहिए थी तब नहीं हुई, आपने 20 साल गुजार दिए और अब चंद साल बाद ही दोबारा आपको करवानी पड़ रही है। तो कैसे ये यकीनी बनाया जाए? साहब, आइन ये कहता है कि हर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी की जाए, हर 10 साल के बाद। अब 2017 में हुई, 2021 में ये दोबारा करने की बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आईनी तौर पर क्या ये पॉसिबल है कि आप, लेकिन पहले दिन से मुतनाज़ा थी डोगर साहब, और वो भी 10 साल की बजाय कई दहाइयों के बाद हुई है। नहीं खैर साहब, आइन के तहत एक 10 साल के बाद आपने करनी तो, लेकिन ये तो कई 10 साल गुजर गए ना उसके बाद। लेकिन अब 4 साल के बाद आप दोबारा उसी दिन से एतराज है, पहले दिन से एतराज हुई, पहले दिन से एतराज है। सर, इस पे तो आईनी पोजीशन देखनी पड़ेगी कि आइन क्या कहता है। आइन तो ये कहता है कि 10 साल के बाद गलत कारवाई होनी चाहिए, 20-25 साल बाद, 98 के बाद आप अगर सर 2017 में तो गलत कर देखिए, नहीं की तो आइन की वायलेशन की। अब मसला ये है कि और गलत करते तो ठीक है, अगर 17 में गलत है तो फिर 27 से पहले नहीं होनी चाहिए। डोगर साहब, बात को लॉजिक की बात कही है ना, मैं भी और आप बैठे हैं, अगर 98 के बाद 2008 में करनी चाहिए थी, नहीं की, ठीक है, वो भी वायलेशन होगी। अगर 17 में सही का गलत कर दी तो हम 27 तक इंतजार करें। सर, अब ये तो पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड करता है कि उनका क्या आईनी कानूनी मामला। लेकिन कैसे इसको यकीनी बनाएंगे बाबर डोगर साहब के एतराज कोई ना हो? अब उसामा साहब, ये तो बड़ी एक अजीब चीज़ है। मेरा मतलब है कि न्यूट्रल और इम्पार्शियल किस्म की मर्दमशुमारी जो है, अब पहले जो मर्दमशुमारी हुई उसमें PMLN की फेडरल गवर्नमेंट थी। पंजाब के हवाले से PMLN बड़ी मुतमईन रही कि जनाब बिल्कुल ठीक हुई है। पंजाब में कोई उसका ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया। ज़्यादा जो उसका फ़र्क आया, जो ज़्यादा शोर मचा वो सिंध में मचा, जहाँ पर पार्टी जो है वो रूरल में है और अर्बन में MQM है। और MQM का ख्याल था कि उनकी सीटें बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग जो तादाद है वो बड़ी है। कराची फैल गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीटें थी वो कम हो गई। तो उनका ख्याल है कि उनको उस तरह से काउंट नहीं किया गया जिस तरह से। डोगर साहब, खाली उर्दू स्पीकिंग नहीं है, क्या कराची की पॉपुलेशन नहीं बड़ी? वहाँ पे पठान भी हैं, वहाँ पे पंजाबी भी हैं, वहाँ पे बलोच भी हैं, वहाँ उर्दू स्पीकिंग जिनको माजरा आप कहते हैं, वहाँ हर बरादरी, हर कौम का बंदा, हर कौमियत का बंदा है। ये लिसानियत की बात नहीं है, उर्दू स्पीकिंग की बात नहीं है। कराची इट्स अ रियलिटी कि कराची की पॉपुलेशन कई गुना बड़ी है, मर्दमशुमारी में उसको कम कर दिया गया है। वहाँ पे खाली उर्दू स्पीकिंग तो नहीं है,
वहाँ पे बलोच है, वहाँ पे पठान है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुनियादी ऑब्जेक्शन आया वो MKM की तरफ से आया और MKM का ये कराची के अवाम की जानब से, PTI के तरफ से आप नहीं आ रहा। असद उमर अगर उसको इंडोर्स कर रहे हैं तो वो एडमिट कर रहे हैं ना कि गलत हुआ है। पीपल्स पार्टी जिस तरह आप कह रहे हैं, उसामा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने भी इतराज किया, तो फिर होनी चाहिए। ये जो जेन्युइन आबादी सिर्फ वोट जिसका हक राय दही हर बंदे का इस्तेमाल होना चाहिए, उसको राइट होना चाहिए 18 साल के बंदे को। इस तरह अगर मद्दम शुमारी है, हाँ पहले गलत भी हुई थी, MKM ने बहुत गलत भी पहले करवाई थी 98 वाली, जिसमें एक एक ब्लॉक के अंदर जिस तरह वोटर लिस्टों के अंदर यानी एक एक छोटी छोटी जगह पे 500-500 लोगों को वोटर जाहिर किया था। तो अब मर्दम शुमारी जो है उसको अक्रॉस दी बोर्ड ये ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। बेशक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब किसी की निगरानी में हो, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे इसके अंदर हो, जो आईनी कानूनी या पार्लियामेंटेरी जो कमेटियां उसमें सब लोगों के मेंबरान हो, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, MKM PTI जितने भी स्टेक होल्डर हैं और अवामी नुमाइंदे जो है नोटेबल जो वहाँ पे जो सिटीजन ऑफ कराची है, ताकि कराची का मामला सिर्फ कराची का पूरे पाकिस्तान में और नहीं है। लेकिन सर मर्दमशुमारी तो पूरे पाकिस्तान में होगी ना, वो हो जाएगी, लेकिन कम अज कम वो तो पूरे पाकिस्तान में होनी पड़ेगी ना, वो तो होगी ताकि क्योंकि सिंगल आउट नहीं किया जाएगा। कल इस आज नून लीग जो है अपोजिशन में, कल नून लीग इस मर्दमशुमारी को ना माने तो वो इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर दे, क्योंकि पंजाब का सबसे बड़ा इशू जो है वो है जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, कराची को सिंगल आउट करके ये है कि फिर गवर्नमेंट इंश्योर करे कि सारे स्टेक होल्डर जो है सबको बिठाए, उनको बिठा के और एक कंसेंसस के साथ कोई ऐसा यार्डस्टिक बनाई जाए जिसके तहत ये मर्दमशुमारी कराई जाए, ताकि बाद में दोबारा इसके ऊपर इतराज ना उठे जिस तरह आप उठ रहे हैं। बिल्कुल, और रिसोर्सेज ताकि जाया होंगे। गवर्नमेंट है कि MKM लगता है सबसे बड़ा उनका मुतालबा ये था कि नई मर्दमशुमारी करवाई जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान मुबारक की। और अब चूँकि कल पहला रोज़ा होगा तो दुआओं में सबको याद रखना है। हमारी टीम की तरफ से, बोल्ड न्यूज़ की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े सही तरह रखने और इनकी हिफाजत करने की भी तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।